Hello students, very good evening to all of you. I think you all are ready with extra enthusiasm for this online live seminar for your study pattern and self-study at home. आशा है आप सभी बच्चे पूरे जोश के साथ इस सेमिनार के लिए तैयार हैं और वन बाय वन और भी साथी लोग जुड़ते जा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप सभी इनिशियल 1 मिनट का टास्क कंप्लीट करें। जैसे अपने वीडियो को ऑन करने का काम करें। मुस्कान ने ऑन कर लिया है, गार्गी, दीपक, खान, प्रियंका, गणेश और बच्चों का वेट हो रहा है। यशवर्धन, ऋचा, जया, मनीषा, ये लोग अपना वर्क कंप्लीट कर चुके हैं। ज्योति, बाकी बच्चों का वेट हो रहा है। युधिष्ठर, विवेक, कुलदीप, मोहम्मद कैफ, संस्कृति, अर्चित, हिमाक्षी, वेद प्रकाश वेट कर रहे हैं कि ये लोग भी एक दिन अपना काम करेंगे। साहिल, छवि, निमेश, गार्गी, ये लोग भी, करणपाल, कोमल, तो रमेश, पुलकित, कोमल, साहिल, मेधाश्री और बच्चे वन बाय वन कनेक्ट होते जा रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चों की कनेक्टिंग स्पीड धीमी है। अंजलि, प्रियंका, योगिता, सुरेश, मनीषा, अभिषेक, खुशबू, मोदित, शशांक, दीक्षा, प्रत्यक्षा, लक्षिता, अंशु, धीरज, ज्योति, बलराम, गोविंद, टीना, कार्तिकेय, तो ये बच्चे भी अपने वीडियो को ऑन करें ताकि मैं सब बच्चों को देख सकूं। बच्चों, करते हैं अब अपन स्टार्टिंग। मान करके चल रहे हैं हम कि मैक्सिमम बच्चे क्लासरूम के अंदर आ चुके हैं और ये मैंने आपकी हेल्प के लिए बच्चों वाइट बोर्ड भी शेयर कर दिया है। जैसा कि बच्चों आप जानते हो, आज का जो सेमिनार है उसका मेन ऑब्जेक्ट तो आपको बताया ही था बच्चों। फिर आप सब जानते हो बच्चों कि सेमिनार का पर्पज आपका स्टडी पैटर्न तो डिस्कस करना है ही, साथ में आपको ये भी बताना है बच्चों कि सिंथेसिस के अकॉर्डिंग आप नीट में या जेई में किस प्रकार से सक्सेस ले सकते हो, सफलता कैसे मिल सकती है। बच्चों, इसके लिए सिंथेसिस मैनेजमेंट ने एक फॉर्मूला बनाया हुआ है। आप सब बच्चे ये देखना कि क्या ये फॉर्मूला आपके ऊपर लागू होता है या नहीं होता है। बच्चों, एक रजिस्टर अपने पास में रखना और उस रजिस्टर में ये बातें लिखना। पहले से ये बातें लिखी हुई है तो आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों। पहला काम है बच्चों, सर्च फॉर गोल। आपको अपना गोल बच्चों तलाश करना पड़ेगा कि आपका गोल क्या है। कुछ बच्चों का बहुत छोटा सा गोल है कि सर हमें बोर्ड पैटर्न में अच्छे परसेंटेज लाने हैं और जब हम 12th में आ जावें तो हमारे 12th के अंदर परसेंटेज बेहतरीन आने चाहिए। कुछ बच्चों का ये गोल होता है। लेकिन सिंथेसिस में जो भी बच्चा पढ़ता है, क्योंकि फाउंडेशन कोर्स आप सब करते हो, तो बच्चों का गोल ये होना चाहिए
कि हमें सर नीट में विद 12th सक्सेस ऑब्टेन करने की ट्राई करनी है। गणेश, दीक्षा, गार्गी और चारवी अपने वीडियो को ऑन कर लीजिए। मैं कुछ बच्चों के नाम बोलूँगा, वो तुरंत अपने वीडियो कहने के साथ साथ ऑन करते जाइएगा। फिर उसके बाद में यूज वो वर्ड है बच्चों, इसका मतलब है अनटायरिंग एफर्ट्स, न थकने वाला प्रयास। जैसे आज कुछ बच्चे अभी सेमिनार में मौजूद नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वो बच्चे थक गए हैं। उन बच्चों को लगता है कि सर अभी अभी तो हम तकरीबन 1-1:30 बजे घर पहुंचे हैं, हमने नींद वगैरह ली है सर, अब हम चाय वगैरह पियेंगे सर, उसके बाद हम पढ़ने के लिए बैठेंगे, फिर हम खेलने के लिए भी जाएंगे। तो उन बच्चों के अंदर अनटायरिंग एफर्ट्स करने की कंडीशन नहीं है। वो बच्चे नहीं थकने वाला प्रयास नहीं कर पा रहे हैं। जबकि बच्चों, सक्सेस के लिए आपको अनटायरिंग एफर्ट्स करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट सी। बच्चों, इस सी का मतलब है कंटिन्यूटी, रेगुलरिटी। ये सबसे जरूरी है बच्चों। सक्सेस का एक बहुत बड़ा स्टेप कंटिन्यूटी तय करती है बच्चों। फिलहाल चैट बॉक्स में मुझे बच्चों ये आप लिख कर के बताओ कि क्या आप में से कोई ऐसा बच्चा है क्या जिसने सिंथेसिस में एडमिशन के बाद अभी एक भी लीव नहीं ली है, ना कोई टेस्ट अब्सेंट किया है, ना कोई लीव ली है। ऐसा कोई बच्चा हो, चैट बॉक्स में अपना नाम लिखो, बैच भी लिख दो। रमेश सोनी दावा कर रहा है कि सर ऐसा बच्चा मैं हूँ। इतने में चारवी दावा कर रही है कि सर मैं भी हूँ, मैं भी हूँ। अब बहुत सारे बच्चे दे रहे हैं एकदम, ये ध्यान रखना। क्योंकि जरूरी बात ये बच्चों, डेली कोचिंग आना, सारे पेपर देना, मेन बात ये है। आपने यदि दीपावली पर एक भी छुट्टी एक्स्ट्रा ले ली तो वो काउंट नहीं होगा इसके अंदर। आपने टेस्ट अब्सेंट कर दिया, वो नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत अच्छी बात है बच्चों, ये सबसे जरूरी चीज है। ठीक है, कभी कोई हेल्थ इश्यू हो जावे, जैसे किसी को डेंगू ही हो गया, वो हमारी मजबूरी है कि अब तो ऐसा करना ही पड़ेगा। फिर आइए बच्चों नेक्स्ट सी। बच्चों, नेक्स्ट सी का मतलब है केयरफुल प्लानिंग। सावधानी पूर्वक प्लानिंग करो। कैसे बच्चों? अरे आपका कोचिंग कर रहा है प्लानिंग, कैसे कर रहा है? जब कोरोना काल था बच्चों, आप में से कोई 11th में सिंथेसिस में था, उस समय हमने वीडियो लेक्चर बनाए। फिर अगले साल हम लाइव क्लास का फंडा लेकर के आए। अब हम ऑफलाइन क्लास लेकर के आ गए हैं। कोचिंग बना रहा है बच्चों आपके लिए केयरफुल प्लानिंग। आपको तो बस उस प्लानिंग को फॉलो करना है। बहुत सारे बच्चों को डाउट हो रहा था कि सर आप टर्म 1 से पहले हमारा कोर्स करा पाओगे या नहीं करा पाओगे। बच्चों की प्लानिंग फेल हो गई। बच्चे चाहते थे कि कोर्स नहीं होवे, लेकिन बच्चों का तो कोर्स हो गया। बच्चों को टेंशन थी अपने इंग्लिश की कि वो नहीं होगा, वो भी हमने करा दिया। और इवन फिजिकल एजुकेशन सीबीएसई बोर्ड है तो खुद करना था। तो कहने का मतलब बच्चों, कोचिंग के पास पूरी प्लानिंग है बच्चों। कोचिंग पूरा केयरफुल प्लानिंग से चलता रहेगा, टेंशन मत लो, और आपकी कोई कमी नहीं आने देगा। बस आप तो उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग बढ़ते जाओ बच्चों। फिर है बच्चों ई। ई का मतलब है बच्चों एंथुजियाज्म, उत्साह, यानी जोश। अब जैसे मान लो आज मैं सेमिनार ले रहा हूं, अब सेमिनार में किसी का ऑडियो कनेक्ट ही नहीं है, वो लेट आ रहा है, वीडियो कहने के बावजूद ऑन नहीं कर रहा है, और कोई टेक्निकल प्रॉब्लम ही नहीं है, इसका मतलब है भैया उस बच्चे को तो सक्सेस मिलना मुश्किल हो जाएगी, मिल ही नहीं सकती है। तो ध्यान में रखना पड़ेगा। अभिषेक बिश्नोई, अपने वीडियो को ऑन की ट्राई करो। साहिल, अपने वीडियो को ऑन करने की ट्राई करो। फिर आइए बच्चों एस।
इस एस का मतलब है स्ट्रांग डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय। आपके अंदर जोश होना चाहिए बच्चों कि हमें सक्सेस लेनी लेनी है और इसी साल लेनी है। बच्चों ये लास्ट का एस है। इस एस का मतलब है सिंसियरिटी। ये आपके ऊपर बहुत लागू होता है बच्चों। क्यों? जैसे अभी आप सबके हाथ में मोबाइल है बच्चों, ये पूरी दुनिया का सबसे डेंजरस एपरेटस है, खतरनाक उपकरण है। क्यों बच्चों? क्योंकि बच्चों अभी आपकी एज नहीं है। आपको मोबाइल का यूज अपने पेरेंट्स की गाइडेंस में करना चाहिए। यदि आपके घर वालों ने अभी से आपको पर्सनल मोबाइल दिला दिया है तो ये खतरे की घंटी है। इस खतरे की घंटी से सावधान रहना पड़ेगा। यदि आप में से किसी भी स्टूडेंट की हैबिट है कि वो रात को मोबाइल अपने रूम में लेकर के सोता है, इसका मतलब वो बच्चा खतरे से खेल रहा है। उस बच्चे के सिलेक्शन में गोल हो सकता है, शायद उसको सक्सेस नहीं मिलेगी। बच्चों मोबाइल का लिमिटेड यूज करो, पेरेंट्स और गुरुजनों की निगरानी में करो। और इवन आप जानते हो बच्चों, कई ऐसे बदमाश बच्चे हैं जो क्लासरूम के अंदर मोबाइल लाते हैं, कभी कभी पीछे बैठकर वो मोबाइल चला भी लेते हैं। बच्चों ऐसे स्टूडेंट को टॉलरेट मत करो। यदि आपके बैच में हैं तो तुरंत टीचर को बताओ। कोई उस बच्चे से डरने की जरूरत नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप सभी का एक ही संकल्प होना चाहिए, हम खुद सिंसियरिटी रखेंगे और हमारे क्लासरूम में भी सिंसियरिटी होनी चाहिए। बच्चों ये है सक्सेस का मंत्र। आप देख लो बच्चों क्या चीज आपके अंदर है। क्या आपको आपका गोल पता है? क्या आप अनटायरिंग एफर्ट्स कर सकते हो? क्या आप कंटिन्यूटी रखते हो? क्या आपकी प्लानिंग केयरफुल है? क्या आप में एंथुजियाज्म है? क्या आप स्ट्रांग डिटरमाइंड हो? क्या आप एक सिंसियर स्टूडेंट हो? बच्चों कहानियां बन जाती है। 10th में हमारा बच्चा बहुत ही अच्छा था, ब्रिलियंट था। 11th में सिंथेसिस में आया, बिगड़ गया। 12th में आया, खत्म ही हो गया। टारगेट में आया, हमारा बच्चा तो भटक गया। सारा दोष किसका है बच्चों? सिंथेसिस का दोष है कि बच्चे ने सिंथेसिस ज्वाइन कर लिया। कई बार बहुत सारे पेरेंट्स को नहीं, इक्के दुक्के पेरेंट्स ऐसे आरोप भी लगा देते हैं तुरंत। वो ये चाहते हैं कि हम बच्चे की कोई निगरानी नहीं करेंगे, हम केवल और केवल फीस जमा कराएंगे और कोचिंग हमारे बच्चे को सुधारे। अरे कोचिंग के पास कोई जादू की छड़ी थोड़ी है। आपका बच्चा कोचिंग में रहता है 6 घंटे, 18 घंटे तो वो पेरेंट्स की निगरानी में, वो हॉस्टल में है। तो वो सिस्टम कहीं ना कहीं मिलकर के चलाना पड़ेगा। तो बच्चों ये सक्सेस का मंत्र आपने लिख दिया है तो चैट बॉक्स में यस और नो लिख दो। मैं आगे बढ़ रहा हूं बच्चों। बताइए बच्चों, यस और नो। सभी बच्चों का कहना यस सर, लिख दिया हमने। तो बिल्कुल बच्चों ये मैंने साफ कर दिया है। देखिए बच्चों, आज का सेमिनार मेनली उन बच्चों के लिए है जो कि टेस्ट में 60% या उससे कम का एवरेज ला रहे हैं। क्योंकि बच्चों कोचिंग के लिए सब बच्चे समान हैं, पढ़ने वाले बच्चे भी, कम पढ़ने वाले बच्चे भी और नहीं पढ़ने वाले बच्चे भी। लेकिन कोचिंग मैनेजमेंट का ऐसा मानना है कि यदि बच्चों को मोटिवेट किया जावे, पेरेंट्स भी थोड़ा सहयोग करें और बच्चे भी ऑनेस्टी रखें तो सक्सेस ऑब्टेन की जा सकती है, इम्पॉसिबल नहीं है। बस हमें मिल करके ये काम करने पड़ेंगे, मिल करके ये बातें हमें चलानी पड़ेगी और उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा।
कैसे बच्चों? देखिए बच्चों, सबसे पहले तो आपका एक टाइम टेबल होना चाहिए। और एक आइडियल टाइम टेबल क्या है बच्चों, वो मैं बता देता हूँ। आप में से सभी लोग कोचिंग से अपने घर पर 1 बजे से 1:30 बजे के बीच पहुंच जाते हैं, क्योंकि आप सभी मॉर्निंग बैच के स्टूडेंट हैं। फिर शरीर थोड़ा रेस्ट मांगता है, आप खाना खाते हो, एनर्जी लेते हो, और उसके बाद मैक्सिमम बच्चे 3 o'clock स्टडी करने के लिए बैठ जाते हैं। बच्चों, आप अपना स्टडी पैटर्न बनाओ यूँ कि 3 से लेकर के 5 o'clock हम क्लासरूम स्टडी करेंगे। यानी बच्चों, ये हुआ पहला पार्ट, क्लासरूम स्टडी, CRS यानी क्लासरूम स्टडी। 2 घंटे में आज सर ने हमें क्या कराया है वो हम कर सकते हैं। जितेश, NCERT को कैमरे के आगे से हटा लो, केवल रजिस्टर को रखो। बिल्कुल, क्योंकि आज NCERT में नहीं लिखना है जितेश, आज रजिस्टर में लिखना है, ये ध्यान रखो बच्चों। तो बच्चों, ये है आपकी क्लासरूम स्टडी। जितेश, अभी आप एक लाइब्रेरी में स्टडी कर रहे हो या घर पर स्टडी कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो? चैट बॉक्स में बताओ पूरी क्लास को। मुझे ऐसा लग रहा है आप एक लाइब्रेरी से अभी मुझे लाइव देख रहे हो और सेमिनार को अटेंड कर रहे हो। बताओ जितेश चैट बॉक्स में यस और नो। जितेश स्वामी, बिल्कुल जितेश का कहना है यस। बच्चों, आप लोग भी जितेश से सीखो। यदि आपके घर में स्टडी एनवायरनमेंट नहीं है, आपकी फैमिली बड़ी है या आपका घर छोटा है, तो अपने पेरेंट्स को अपने फेथ में लो और घर के आसपास कोई लाइब्रेरी बनी हुई है तो उस लाइब्रेरी को ज्वाइन कर लो। कुछ दिनों बाद सिंथेसिस भी अपनी लाइब्रेरी चालू करेगा, लेकिन उसके लिए अभी आपको वेट करना पड़ेगा बच्चों। तो बच्चों, ये पहला पार्ट है क्लासरूम स्टडी। और कोचिंग का मानना है कि हर बच्चा 2 घंटे में कर सकता है। इसके बाद क्या करो बच्चों, 15 मिनट या आधा घंटे का ब्रेक ले लो। 5:30 से 7:30। बच्चों, अब आप करो फिजिक्स ऑब्लिक केमिस्ट्री। एक दिन पढ़ो फिजिक्स और एक दिन पढ़ो केमिस्ट्री। मान लीजिए आपके बैच में 2 फिजिक्स लग रही है, तो एक दिन एक फिजिक्स कर लो, एक फिजिक्स अगले टाइम कर लेना। केमिस्ट्री 2 लग रही है, एक दिन एक केमिस्ट्री कर लो, और जब 3 दिन दूसरी केमिस्ट्री लगे तब वो कर लो। ये हो गया फिजिक्स ऑब्लिक केमिस्ट्री। इसके बाद बच्चों, आप अपना खाना वगैरह जो भी काम करना है वो अपना काम कर लो, और लगे कि खाना थोड़ा लेट बनता है तो उसके अकॉर्डिंग कोई दिक्कत नहीं है, उसके अकॉर्डिंग चल लो। यानी अब थोड़ा बड़ा ब्रेक ले लो, यानी 9 बजे तक। 9 बजे से पहले आप कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हो, कुछ अपने आप को रेस्ट देते हो, कुछ अपने परिवार में आप सदस्यों से बातचीत करते हो, सब काम कर लो बच्चों। फिर आ जाओ बच्चों 9 to 11, ये टाइम दे दो बच्चों बॉटनी ऑब्लिक जूलॉजी को। बॉटनी ऑब्लिक जूलॉजी को ये टाइम दे दीजिए बच्चों। ये 3 स्लॉट तो आप में से सबको लगाने पड़ेंगे। यदि आपने बच्चों 6 घंटे से कम की स्टडी की तो बच्चों आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। आप नीट में कभी सेलेक्ट हो ही नहीं सकते हो। यदि आप ये सोचो कि सर मैं 5 घंटे पढ़ूंगा, 4 घंटे पढ़ूंगा और आपको सेलेक्ट होकर के दिखाऊंगा, ये पॉसिबल नहीं है बच्चों, ये हो ही नहीं सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। अब मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि सर फिजिक्स हम रात को पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं
नींद नहीं आती है उससे बिल्कुल, क्योंकि फिजिक्स में माइंड चलाना पड़ता है। तो आप अपनी अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग इसको इंटरचेंज कर सकते हो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको लगता है कि सर 9 से 11 वो टाइम है जब रात को नींद आनी चालू हो जाती है, लेकिन सर फिजिक्स करते हैं तो माइंड चलाना पड़ेगा, और माइंड चलाने के लिए सर फिजिक्स और केमिस्ट्री बेस्ट है। बिल्कुल बच्चों, आप इन स्लॉट को आपस में इंटरचेंज कर लो। बच्चों ऐसा करने से क्या हो गया, क्लासरूम स्टडी हो गई, ऑल सब्जेक्ट पढ़ लिए। एक दिन आपने फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा, अगले दिन यानी एक दिन पढ़ा फिजिक्स बॉटनी, नेक्स्ट डे पढ़ा केमिस्ट्री और जूलॉजी, यानी आपने चारों सब्जेक्ट का बैलेंस बना लिया। और बच्चों कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो इससे ज़्यादा पढ़ते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल लूँ, आपकी क्लास के जितने टॉपर बच्चे हैं ना, आप इनकी बात करोगे कि ये कितने घंटे पढ़ते हैं, तो कोई आपको कहेगा मैं 7 घंटे पढ़ता हूँ, कोई कहेगा 8 घंटे पढ़ता हूँ, और कोई कोई आपको कहेगा 9 घंटे पढ़ता हूँ। तो मन में आ सकता है कि सर वो बच्चे टाइम कैसे निकालते हैं, हमें तो 11 बजे नींद आती है, सो जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ बच्चे इतने जबरदस्त है बच्चों कि वो सुबह 4 बजे उठ जाते हैं और 6 बजे तक वो अपनी पढ़ाई करते हैं। तो ये आपका एक्स्ट्रा स्लॉट हो गया बच्चों। कहने का मतलब अपना जो मन करे वो पढ़ो। अब मान लीजिए किसी को लगे कि नहीं सर, 4 तो मैंने जीवन में नहीं देखा, सुबह के 4 बजते कैसे हैं, मैं सपना ही नहीं लेता कि सुबह 4 बजे उठ सकता हूँ क्या। ऐसा काम नहीं कर सकते सर। आपने अभी तक जो काम बताए वो सब ऐसे थे जो लग रहा था कर सकते हैं, अब आप इम्पॉसिबल काम को बता रहे हो, ये काम हमें मत बताओ सर। तो कोई बात नहीं बच्चों, आप 5 बजे उठ जाओ। तो कहने का मतलब यदि आपका मन करे कि ये टाइम कम है, तो ये टाइम कम है तो एक एक्स्ट्रा टाइम स्लॉट अपने अकॉर्डिंग ले लो। और आपकी क्लास में अभी जो सेमिनार में कई ऐसे बच्चे हैं जो अभी भी रात को 1-1, 2-2 बजे तक पढ़ते हैं, तो वो बच्चे 11 बजे के बाद एक ब्रेक और लो, और एक ब्रेक के बाद एक स्लॉट और लगा लो, 11:30 से 1:30 बजे तक लगा लो, 11:30 से 1 बजे तक लगा लो, जिसको जो सूटेबल है। किसी को लगे कि सर नींद की बीमारी है, नींद जल्दी आ जाती है, तो भाई वो थोड़ा जल्दी उठ जाओ। किसी को लगे कि सर सुबह उठने की बीमारी है सर, यूं ही घर वाले सुबह लात मार कर उठाते हैं कि खड़ा हो जाए एकदम, अब टाइम हो गया है, तो कोई बात नहीं, लेट नाइट पढ़ लो, 11 बजे अपना ऑफिशियल स्लॉट खत्म, उसके बाद पढ़ लो। तो कहने का मतलब जैसा आपको सेट बैठे वैसा आप कर लीजिए। तो बच्चों आपकी स्टडी 3 स्लॉट में होवे, क्लासरूम स्टडी, और एक संकल्प कर लेना बच्चों कि, और सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखना बच्चों, सर्दियों का टाइम आना है, पलंग पर मत बैठना, रजाई या कंबल ओढ़ करके मत बैठना, क्योंकि जब गर्मी लगेगी तो निंदिया रानी आपको सबसे पहले आएगी। इसलिए भैया आराम से आपको लगे कि सर आंगन ठंडा है, आप आराम से सॉक पहन लीजिए, मोजे पहन लीजिए, टेबल चेयर पर पढ़ने की हैबिट रखो, बेस्ट रहेगा बच्चों। टेबल चेयर पर सबसे बेस्ट है, ये ध्यान में रखिएगा, ये ध्यान में रखना। कुछ बच्चों को ऐसा भी लग सकता है नींद की प्रॉब्लम नहीं है और लेट तक पढ़ लेते हैं, लेकिन कंसंट्रेशन ज़्यादा नहीं बनता। और सबसे बड़ी बात, कुछ बच्चे कई बार बहुत मजबूरी में नींद नहीं आती है तो उनको नींद की गोली लेनी पड़ती है। नहीं बच्चों, ऐसी नौबत मत रखो कि आपको नींद की गोली लेनी पड़े, नहीं, ये अच्छी चीज़ नहीं है। बहुत रेयर केस में डॉक्टर से पूछ करके कभी कभी ऐसा काम किया जा सकता है, लेकिन रेगुलर नींद की गोली लेना गलत चीज है बच्चों। नींद लेने का बड़ा आसान तरीका है बच्चों। आपको लगे नींद नहीं आ रही है,
आप क्या करो, जो सब्जेक्ट आपके दिमाग में नहीं घुसता है, जैसे फिजिक्स नहीं घुसती, उसको उठा लो, उसको पढ़ने की कोशिश करो। धीमे धीमे नींद अपने आप ही आ जाएगी। और नींद लेने के लिए बच्चों एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है। कैसे? किसी प्रकार की लाइट नहीं हो रूम के अंदर, और सबसे बड़ी बात, मोबाइल नहीं होवे कोई भी, और 10-15 मिनट के लिए ईश्वर का नाम लो, प्रार्थना करो, धीमे धीमे नींद आ जाएगी बच्चों। तो ये कई सारे तरीके हैं बच्चों, ये ध्यान में रखिएगा। कई सारे तरीके हैं, और किसी को ये ध्यान में रखिएगा, ज़्यादा ही आपको ऐसा लगता है कि ज़्यादा नींद आती है, तो कोई बात नहीं बच्चों, आप 5 से 6 घंटे रात को सो लो, ज़रूरत पड़ने पर दोपहर में भी 1 घंटे सो लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये ध्यान में रखना। और नींद से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होवे तो थोड़ा थोड़ा डॉक्टर से ज़रूर सजेशन ले लेवें बच्चों, कई बार उसकी भी ज़रूरत पड़ती है। बताइए बच्चों, ये टाइम टेबल आपने लिख लिया है तो बताओ, क्योंकि मैं आगे बढ़ रहा हूँ बच्चों। इस टाइम टेबल के बाद यस और नो, मैक्सिमम बच्चों का रिप्लाई आ गया यस सर, आगे बढ़ें। बिल्कुल बच्चों। तो बच्चों अब आप सभी समझ गए हो कि मिनिमम 6 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं पढ़ेंगे तो 60% मार्क्स ऑब्जेक्टिव में, नीट की टेस्ट सीरीज में कभी नहीं आएंगे। और बच्चों आपने एक वो कहावत भी तो सुनी होगी ना, आपने अपने घर वालों से, अपने गुरुजनों से सुना होगा आपने कि जो सोवत है वो खोवत है। यानी बच्चों, एक लिमिट से ज्यादा सोना डेंजरस काम है। कभी मत ऐसा करो बच्चों। लगे कि सर सुबह उठते ही नींद आने लग जाती है, सबसे पहले नहा लो। और वैसे भी बच्चों आपने सुना होगा, आराम हराम है। बच्चों, अभी की गई मेहनत आपका भविष्य संवारेगी, आपके परिवार की प्रतिष्ठा को बढ़ाएगी, कोचिंग का नाम रोशन करेगी, और आप जीवन भर ऐसो आराम का जीवन जिएंगे और अपना सपना साकार कर पाएंगे। तो इसलिए बच्चों, अभी एक लिमिट से ज़्यादा आराम नहीं करना है, एक लिमिट से ज़्यादा नींद नहीं लेनी है। अब आते हैं बच्चों स्टडी का तरीका। और स्टडी के तरीके में बच्चों सबसे पहले आता है फिजिक्स। बच्चों, फिजिक्स के अंदर सबसे पहला काम होता है फॉर्मूला चार्ट को बनाओ। बच्चों, यदि आप फॉर्मूला चार्ट नहीं बनाते हो तो आज से बनाना चालू कर दो। और एक चैप्टर में आप जानते हो बच्चों, फिजिक्स में सर आपको हाईएस्ट या तो 10 फॉर्मूले लिखाते हैं, कभी 15 फॉर्मूले, और कभी कभी 20 फॉर्मूले। इससे ज़्यादा फॉर्मूले नहीं लिखाते हैं बच्चों। बच्चों, ये फॉर्मूला चार्ट बनाओ, और इस फॉर्मूले चार्ट को समय समय पर रिवाइज करते रहो। आपने फील किया होगा बच्चों, फिजिक्स में हमेशा आपके कुछ नंबर इसलिए कम हो जाते हैं, 2-3 क्वेश्चन इसलिए गलत हो जाते हैं कि आपको फॉर्मूला याद नहीं आता है। तो बच्चों, उन फॉर्मूलों को याद करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो आपको ज़बरदस्त लॉस हो जाएगा। बहुत ही खुशी की बात है कि मॉर्निंग से बहुत सारे बच्चे इस सेमिनार के अंदर अब जुड़ गए हैं, कुछ बच्चे थोड़ा लेट जुड़े हैं। ये बहुत अच्छी बात है बच्चों कि कोचिंग आपके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स कर रहा है, और मुझे कोचिंग जिम्मेवारी दे रहा है कि सर आप बच्चों से बातचीत करो, आप बच्चों को बताओ, ताकि हमारे बच्चे अच्छे नंबर लावे और हमारे बच्चों का भविष्य बने।
तो बच्चों पहला काम है फॉर्मूला चार्ट बनाओ। फिर बच्चों दूसरा काम है थ्योरी के साथ साथ, सर जब थ्योरी कराते हैं उसके साथ साथ डीपीपी को सॉल्व करो बच्चों। डीपीपी को उसके साथ साथ सॉल्व करो बच्चों। फिर बच्चों जब सर आपको चैप्टर सॉल्व करा देवे तो सेक्शन 2 सॉल्व करो, जिसको हम कहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और बच्चों यदि आपको टाइम मिले तो सेक्शन 3 सॉल्व करो, जो एम से रिलेटेड है, और उसमें आते हैं असर्शन और रीजन के क्वेश्चन, कथन और कारण के प्रश्न। ये चीज बच्चों यदि समय मिले तो कर लो, समय नहीं मिले तो जब रिवीजन होवे उस समय कर लेना बच्चों। बच्चों फिर नंबर आता है सेक्शन 4 का। सेक्शन 4 आप जानते हो बच्चों क्या है? एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर है, यानी एनसीईआरटी ने खुद ने दिए गए क्वेश्चन है, जिसमें थोड़े ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसके बाद वेरी शॉर्ट के हैं, फिर शॉर्ट आंसर के हैं, फिर लॉन्ग आंसर के हैं। ये तो हर कोई करता है। वेरी शॉर्ट को भी सॉल्व करो, शॉर्ट आंसर को सॉल्व करो, लॉन्ग आंसर को एक बार देख लो, मन मन में इसका आंसर बोलो। तो बच्चों ये आपको करना पड़ेगा। और बच्चों आपकी बोर्ड पैटर्न की तैयारी सेक्शन 4 से ही होगी। अभी जैसे टर्म 1 है सीबीएसई का, इसमें ओनली ऑब्जेक्टिव आएंगे, लेकिन बच्चों टर्म 2 में सब्जेक्टिव भी आएंगे। तो बच्चों सब्जेक्टिव भी जरूरी है, तो ये सब्जेक्टिव पार्ट है। 11th और 12th के बच्चे ध्यान रखो। बच्चों अब आता है सेक्शन नंबर 5, जिसे हम कहते हैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पल, यानी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है बच्चों, कुछ वेरी शॉर्ट हैं, कुछ शॉर्ट आंसर हैं, और कुछ लॉन्ग आंसर है बच्चों। ये भी सब्जेक्टिव, यानी बच्चों जब भी बोर्ड पैटर्न आवे तो ये 2 सेक्शन जरूर जरूर सॉल्व करें। बोर्ड पैटर्न की तैयारी एग्जाम्पलर से और एक्सरसाइज से करें। अब क्या बच गया बच्चों? मौका मिले तो बच्चों एनसीईआरटी की थ्योरी भी पढ़ लो। बच्चों फिजिक्स में एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ना टफ है, लेकिन सर की मदद से पढ़ सकते हो। बच्चों एनसीईआरटी ने अपने थ्योरी के अंदर आईक्यू दिए हुए, इन टेक्स्ट क्वेश्चन उन्हें सॉल्व करो। बच्चों एनसीईआरटी ने कुछ सॉल्व एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे मैथमेटिक्स में बिना सॉल्व एग्जाम्पल के हम कुछ कर नहीं सकते, वैसे ही यहाँ पर भी है। तो उन एग्जाम्पल को भी सॉल्व करो। और बच्चों अब भी आपके पास टाइम बच गया तो आप सर की मदद से जो सर कहे वो ऑब्जेक्टिव की गाइड ले आओ, और आप हो सके थोड़ी इजी लेवल की गाइड लाओ, ना कि टफ लेवल की। लेकिन बच्चों ये इतना ज़रूरी नहीं है। ये चीज़ें तब जब आपको लगे कि मैं ये 8 की 8 चीज़ें कर रहा हूँ। बच्चों ये है फिजिक्स को पढ़ने का तरीका। पहला फॉर्मूला चार्ट बनाना, दूसरा डीपीपी को सॉल्व करना थ्योरी के साथ, तीसरा है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करना, फिर है असर्शन रीजन के क्वेश्चन करना, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर को सॉल्व करना, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को सॉल्व करना, एनसीईआरटी के अंदर दिए गए आईक्यू यानी इन टेस्ट क्वेश्चन करना, और सोल्ड एग्जाम्पल करना, और समय मिले तो ऑब्जेक्टिव गाइड करना। अब देखिए कई बार ऐसा भी होता है डीपीपी में कुछ क्वेश्चन सिंपल होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कई बार ये क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं, या डीपीपी में उतना मजा नहीं आता है। कई बार डीपीपी टफ भी आ जाती है सीधे।
तो बच्चों गाइड ले लो। कई बार डीपीपी मिलने में डिले हो जाता है, तो गाइड ले लो बच्चों, उसकी हेल्प से भी कर लो। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि फिजिक्स मैथमेटिक्स का जुड़वा भाई है, ट्विन ब्रदर। आपने बायोलॉजी इस चक्कर में ली कि हमें मैथ्स पढ़नी नहीं पड़ेगी, लेकिन अब आपको लगता है कि सर यहाँ तो एक ट्विन ब्रदर बैठा है फिजिक्स। तो बच्चों ऐसा करने से आपकी फिजिक्स में इम्प्रूवमेंट होगा। और बच्चों आपको लगे कि सर ये कर लिया, अभी भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तो अभी भी नहीं हो रहा है बच्चों, तो एक लास्ट पॉइंट है, और वो है फिजिक्स के शॉर्ट नोट्स बनाओ। और बच्चों सबसे बड़ी बात, ये सारी चीज़ें अपने सब्जेक्ट टीचर से चेक कराओ, और जिस दिन चेक कराओ उस दिन उनके सिग्नेचर कराओ। तो बच्चों जो बच्चा ये 10 बातें ये ध्यान में रखना करेगा, तो अपने आप फिजिक्स इम्प्रूव हो जाएगी। कई बार ऐसा होता है बच्चों कि आप क्वेश्चन बैंक करते हो, 4 to 5 क्वेश्चन आपके कंटिन्यूसली नहीं हो रहे हैं, आपको डीमोटिवेशन आता है। घबराओ मत बच्चों। अरे बच्चों ये प्रैक्टिस है, अभी नहीं आ रहे तभी तो हम सीखेंगे। डीमोटिवेट नहीं होना है बच्चों, जितने आओ। मैं कहता हूँ मान लो डीपीपी में 10 क्वेश्चन है, आपसे 5 नहीं हुए, 5 तो हो गए। आप पॉजिटिव देखो बच्चों। ये वही बात है बच्चों कि गिलास आधा पानी से भरा हुआ है, और एक इंसान यूं देखेगा कि गिलास आधा खाली है। यानी ये सारी बातें बच्चों हमारे एटीट्यूड पर डिपेंड करती है। तो अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखना है बच्चों, ये ध्यान रखना। और सबसे बड़ी बात बच्चों, फिजिक्स में कम नंबर आने का रीज़न है कि आप में से ज़्यादातर लोग फिजिक्स का पेपर सबसे लास्ट में करते हैं। अब तो 50 क्वेश्चन हो गए, 50 क्वेश्चन के लिए आपको मिनिमम 60 मिनट लगेंगे, और आपकी फिजिक्स यदि पुअर है तो आपको 1 घंटा 15 मिनट लगेगा, 75 मिनट। यानी बच्चों आपकी बाकी 3 सब्जेक्ट में स्पीड इतनी फास्ट रहनी चाहिए कि फिजिक्स के लिए इतना टाइम रह जावे। नहीं रहेगा तब तक गड़बड़ी रहेगा बच्चों। ये है बच्चों फिजिक्स को इम्प्रूव करने का तरीका। बताइए बच्चों, यदि आपने ये लिख लिया है तो बता दो मुझे, मैं फिर आगे बढ़ूं बच्चों। बिल्कुल, मैक्सिमम बच्चों का कहना है बिल्कुल सर आगे बढ़ सकते हो। तो आइए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं और नंबर लेते हैं बच्चों किसका, केमिस्ट्री का। बच्चों इस केमिस्ट्री के अंदर 3 पार्ट हो गए हैं, और 3 पार्ट कौन कौन से हो गए हैं बच्चों, ये ध्यान में रखना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये ध्यान में रखिएगा, ये ध्यान में रखें बच्चों। फिजिकल केमिस्ट्री नाम से लग रहा है पूरा तरीका वही चलेगा जो फिजिक्स में चलता है, वही लगाओ। फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों, इसमें बायोलॉजी का तरीका लगेगा। यानी बच्चों ये लर्निंग का है, और इसमें बच्चों जब सर चैप्टर करा देवे तो एनसीईआरटी से बायोलॉजी की तरह आपको रीड करना पड़ेगा, एक एक पॉइंट ध्यान देना पड़ेगा। ज़्यादातर बच्चे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी को पढ़ते ही नहीं हैं, जबकि बच्चों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिना एनसीईआरटी पढ़े आपको समझ में नहीं आएगा। आपको ये समझ ही नहीं पड़ेगा क्या चीज़ एनसीईआरटी में दी गई है
और क्या चीज़ एनसीईआरटी में नहीं दी गई है, ये ध्यान में रखें इस चीज़ को। हर्षिता, गलती मत करना, ये ध्यान रखना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ये पढ़ने का तरीका है बच्चों। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th के अंदर तो बाद में आएगी, मेनली तो 12th में टारगेट में जैसा सर करा रहे हैं वैसा करते जाओ। और इसमें भी बच्चों जब सर चैप्टर करा देवे तो एनसीईआरटी की रीडिंग लगाओ बच्चों, ताकि आपको ये समझ में आ जाए एज पर एनसीईआरटी कौन सा कोर्स में है और एज पर एनसीईआरटी कौन सा कोर्स में नहीं है। तरीके वही हैं बच्चों, वही बात है, डीपीपी थ्योरी के साथ साथ करो और वही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करो। समय मिले तो एआर करो, एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर करो और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज, यानी जो हमने फिजिक्स में किया लगभग वही। बच्चों फिजिक्स और केमिस्ट्री पूरी तरीके से प्रैक्टिस का खेल है, ये प्रैक्टिस पर डिपेंड करता बच्चों। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेटर रिजल्ट आएगा। और जैसे मान लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कई बार मन में आता है, एनसीईआरटी में से क्वेश्चन आते हैं क्या? बिल्कुल बच्चों। बच्चों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें भी बायोलॉजी की तरह से एक भी क्वेश्चन, एक भी लाइन एनसीईआरटी से बाहर नहीं आती है। जो एनसीईआरटी ने दे दिया वही आएगा। प्रॉब्लम क्या होता है कि बच्चा अपने गुरुजी के नोट्स पढ़ने में इतना टाइम लगा देता है कि वो एनसीईआरटी को खोलता ही नहीं है, जबकि बच्चों खेल तो एनसीईआरटी का है। तो ये आपको करना ही पड़ेगा। बस बात इतनी है कि फिजिक्स में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, स्पेशली इनऑर्गेनिक में और ऑर्गेनिक में एनसीईआरटी उस समय पढ़नी चाहिए जब सर खुद आपको थ्योरी कंप्लीट करा देते हैं या एक टॉपिक पूरा करा देते हैं तब। बच्चों एनसीईआरटी पढ़ने की हैबिट डालिए। बताइए बच्चों, यदि आपने ये बना लिया है चार्ट तो मैं फिर आगे बढ़ूं। प्रैक्टिस वर्क वही है बच्चों जो फिजिक्स में है, तरीका वही है, ध्यान में रखिएगा। इसलिए मैं उन बातों को वापस रिपीट नहीं कर रहा हूं। तो मैक्सिमम बच्चों के रिप्लाई आ गए, यस सर हमने उतार लिया है, आप आगे बढ़े। बिल्कुल बच्चों, ये आगे आ गए हैं बच्चों, ये ध्यान में रखिएगा। अब आ जाइए बच्चों बायोलॉजी, यानी बॉटनी प्लस जूलॉजी, दोनों का आप एक साथ ले सकते हो बच्चों। सबसे पहली बात बच्चों, एनसीईआरटी ने जितने भी डायग्राम दे दिए हैं उन सारे डायग्राम को बिना देखा देख आप ड्रॉ करें और उन्हें लेबल करें, क्योंकि अभी भी सेमिनार में से आप में से जो बच्चे हैं उनमें से तकरीबन 70-80 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके बायोलॉजी में यानी बॉटनी और जूलॉजी में रेगुलरली मार्क्स 100 से कम रह रहे हैं, 100 से कम। और सबसे मेन बात बच्चों, बॉटनी में तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी हो रहे हैं। कैसे? डॉक्टर ज्योत्सना रंगा मैडम एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ बच्चों, वहाँ लाइव मेथड से बच्चों के ओरल टेस्ट लिए जाते हैं। आप में से यदि कोई बच्चा उस व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है तो आज ही जैसे ही सेमिनार खत्म हो गए कोचिंग में फ़ोन करें और उनको कहें कि डॉक्टर JR मैडम जिस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ओरल टेस्ट लेते हैं, लाइव क्लासेस लेते हैं,
और बच्चों को बॉटनी लर्न करवाते हैं, उस ग्रुप में आपके व्हाट्सएप नंबर जोड़ें ताकि आप भी वो टेस्ट दे सकें। बच्चों, यदि आपने मैडम के अकॉर्डिंग वो ओरल टेस्ट दिए तो आपकी ज़बरदस्त प्रोग्रेस होगी, बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने में आएगा। फिर बच्चों ये ध्यान रखना, आपको केवल एनसीईआरटी के डायग्राम बनाने, एक्स्ट्रा डायग्राम नहीं बनाने हैं। फिर बच्चों, बायोलॉजी में कई बार टेबल बनी हुई आती है, जैसे लिविंग वर्ल्ड, वहाँ एक टेबल बनी हुई है। जैसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन 5 किंगडम की टेबल है, वो टेबल बच्चों, वो टेबल बिना देखा देख आप बनाओ, बिना देखा देख, तो उससे आपकी लर्निंग एबिलिटी बढ़ेगी बच्चों। और सबसे बड़ी बात बच्चों, इसके बावजूद आपका इम्प्रूवमेंट नहीं होता है, आप शॉर्ट नोट्स बनाओ, लेकिन बच्चों शॉर्ट नोट्स में कभी भी अपने सर के नोट्स की हेल्प मत लीजिए और केवल एनसीईआरटी से बनाओ। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग शॉर्ट नोट बनाओ। शॉर्ट नोट का मतलब है बच्चों, एक चैप्टर को 4 या 5 पेज में खत्म करना, 4 to 5 पेज में खत्म करो। बच्चों, क्वेश्चन बैंक का तो वही तरीका है, थ्योरी के साथ साथ डीपीपी को सॉल्व करो। नहीं करोगे कभी इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। सेक्शन 2 चैप्टर खत्म होते ही करो बच्चों। सेक्शन 3 एआर समय मिलने पर इन्हें भी करो। सेक्शन 4 एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर, ये भी करो। और सेक्शन नंबर 5 ये हो गया एनसीईआरटी की एक्सरसाइज, समय मिलने पर ये भी करो। और बच्चों, बायोलॉजी में तो यदि आपने एनसीईआरटी को वर्ड टू वर्ड लर्न कर लिया तो यूँ मान लो कि 100 क्वेश्चन आएंगे, करने होंगे आप जानते हो 90, और आपके 90 में से बड़े इजीली 85 क्वेश्चन करेक्ट हो जाएंगे नीट में। कई बार ये ध्यान में रखना, कुछ बच्चों का कहना है एडवाइजर बेस्ट है या क्वेश्चन बैंक। बच्चों, क्वेश्चन बैंक का कोई मुकाबला नहीं है। ये एडवाइजर और की जो रामायण है, ये तो बच्चों बोर्ड के लिए है कि बोर्ड को किसी को प्रिपरेशन करनी है, बोर्ड में किसी को मार्क्स लाने हैं, वो एडवाइजर करे। दूसरी बात बच्चों, डीपीपी के अंदर हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दिए हैं, और कभी भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो, बिल्कुल मत घबराओ बच्चों, क्योंकि बच्चों ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो हमने आरपीवीटी, आईसीएआर और अदर एग्जाम को ध्यान में रखते हुए किए हैं। आप हमेशा ये देखो कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन तो रॉन्ग नहीं हो रहा है, आउट ऑफ एनसीईआरटी में घबराना ही नहीं है, बस उनको एक बार सॉल्व करना है और उनका फंडामेंटल समझना है। ये ध्यान में रखना बच्चों। कुछ बच्चों का कहना है कि सर बायोलॉजी के अंदर ये सिली मिस्टेक बहुत होती है। बच्चों, सिली मिस्टेक का रीजन है की वर्ड पर अंडरलाइन नहीं करना। ये अभी डालो बच्चों, की वर्ड पर अंडरलाइन करो, क्वेश्चन की लैंग्वेज पूरा पढ़ो, और सबसे बड़ी बात है बच्चों, सारे ऑप्शन पढ़ो। कई बार स्टूडेंट क्या करता है कि फर्स्ट आंसर है तो वो बाकी 3 पढ़ता ही नहीं, उसको लगता है टाइम बचाना है, और टाइम बचाने के चक्कर में गड़बड़ हो जाता है। ये ध्यान में रखिएगा, ये ध्यान में रख रहा हूँ। और दूसरा बच्चों, कि अपना ध्यान केवल स्टडी की तरफ लगाएं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोचे नहीं। बहुत ज़्यादा सोचने पर कई बार थोड़ा थोड़ा डिप्रेशन आने लगता है। बस आप लोग तो कॉन्स्टेंटली
अपने सब्जेक्ट टीचर से मिलते रहो, उनको अपने एफर्ट दिखाते रहो, उनके साइन कराते रहो, फिर भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो अपने टीचर से और डिस्कशन करो। ये ध्यान में रखना। इम्प्रूवमेंट ज़रूर होगा बच्चों। कई बार इम्प्रूवमेंट स्लो प्रोसेस है बच्चों, टाइम लग जाएगा इम्प्रूवमेंट के अंदर। तो सिली मिस्टेक को ये कम करने का तरीका है बच्चों। और वैसे ये तरीका तो बच्चों सभी सब्जेक्ट में लगेगा, इन ऑल सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट में लगेगा। ये ध्यान में रखना बच्चों। तो ये चीजें अपनी तरफ से करो कोशिश। अब मान लो कई बार क्या होती है बच्चों कि कंसंट्रेशन पावर कम होती है, उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके भी तरीके हैं। बताओ बच्चों, ये आपने बायोलॉजी के पॉइंट लिख लिए हैं तो बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। बिल्कुल मैक्सिमम बच्चों के रिप्लाई आ गए हैं, इसलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब ध्यान रखना बच्चों, एक चीज मैं बता दूं बच्चों, क्वेश्चन की प्रैक्टिस फिजिक्स में सबसे जरूरी है, सेकंड नंबर केमिस्ट्री में जरूरी है। बायोलॉजी तो बच्चों कई बार मजबूरी में बिना प्रैक्टिस के भी काम चल जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा, ये ध्यान में रखिएगा। और दूसरी बात कि कई बार क्या होगा बच्चों, यहाँ इंस्टीट्यूट के टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, लोग आपको सजेशन दे सकते हैं कि नीट की तैयारी मत करो। नहीं बच्चों, जिस डायरेक्शन में कदम रख दिया है अब उसमें फुलफिल तो करना है, अपना बेस्ट और ऑनेस्ट एफर्ट्स करना है। बस मन में ये सोच लेना कि ये मेरी प्रिपरेशन का लास्ट ईयर है, और क्योंकि मेरे मार्क्स थोड़े कम आ रहे हैं इसलिए नीट का फॉर्म तो भरना है, नीट के अलावा और दूसरे फॉर्म भी भरने हैं, जैसे आरपीवीटी का भरना है, आईसीएआर का फॉर्म भरना है। आरपीवीटी के अलावा बच्चों वेटरनरी के 2-3 तरीके हैं, एआईपीवीटी, ये आपके उसी के थ्रू होता है, नीट के मार्क्स से, तो अलग एग्जाम नहीं देना है, ये अलग एग्जाम है। फिर और लेवें बच्चों वेटरनरी में जाने का तरीका, एक होता है बीएचयू वेटरनरी, ये नीट के मार्क्स से होता है बच्चों। और एक पिछले साल हुआ था बच्चों आईवीआरआई, ये भी नीट के मार्क्स है, तो ये तीनों नीट के मार्क्स है। अब आईसीआर की बात करें बच्चों, एक अलग से एग्जाम होता है जेट, जेट के थ्रू एक और अलग से एग्जाम होता है बीएचयू, बीएससी इन एग्रीकल्चर, यानी ये तीनों सेपरेट टेस्ट होते हैं बच्चों। और भी कई सारे रीजन होते हैं जिसके कारण से हम और भी जगह सेलेक्ट हो सकते हैं, जैसे एम्स है, ये अपना बीएससी नर्सिंग लेता है, अपना पैरामेडिकल लेता है। ऐसे ही राजस्थान में आरयूएचएस है बच्चों, ये अपना बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल लेता है। ऐसे ही बच्चों एक एग्जाम है आईसर, ये पीजी और कराता है बेसिक साइंस के अंदर। ऐसे ही एक एग्जाम में नेस्ट। कहने का मतलब है बच्चों कि क्या क्या फ्यूचर है वो हम आपको बताते रहेंगे। और सीधी सी बात है बच्चों, सिंथेसिस में आ गए हो, सिंथेसिस के अकॉर्डिंग चलोगे, फ्यूचर जरूर बनेगा, चाहे आपके नंबर कितने ही कम क्यों नहीं आने, बस ईमानदारी होनी चाहिए आपके एफर्ट्स में, बेईमानी नहीं होनी चाहिए, एक ऑनेस्ट एफर्ट्स होना चाहिए। तो बच्चों ये रहा आपका स्टडी पैटर्न। और सबसे बड़ी बात है बच्चों कि हम कंसंट्रेशन को कैसे बढ़ाएं। एक तरीका योगा करो, दूसरा तरीका है ईश्वर की प्रेयर करो। और बच्चों ईश्वर को हम 15 मिनट के लिए, आधा घंटा के लिए याद करते हैं तो हमारी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है।
बस मन में ये सोच लेना कि चेयर पर बैठ गए हैं और सर ने कहा है 2-2 घंटे के मिनिमम 3 स्लॉट, हम बीच में उठेंगे ही नहीं। आपको लगे कि सर हमारे घर में ही डिस्टरबेंस है, फैमिली बहुत बड़ी है, कभी कोई आ जाता है कभी कोई आ जाता है, डिस्टर्ब ही डिस्टर्ब है, तो भैया लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो कोई भी। तो कहने का मतलब कई सारे रास्ते हैं बच्चों हमारे सामने, कई सारे तरीके हैं, उन तरीकों को हमें फॉलो करना है बच्चों। और दूसरी बात बच्चों, ये यदि लिख लिया हो तो बता दो, मैं फिर आगे बढ़ूं। यदि ये आपने लिख लिया तो बता दीजिए। बिल्कुल, मैक्सिमम बच्चों का कहना है लिख लिया। फिर बच्चों एक चीज और, कि आप लोग अमृत रजिस्टर बनाओ, एक रजिस्टर बनाओ, उस रजिस्टर के 4 पार्ट कर दो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी। अमृत रजिस्टर में केवल और केवल पेपर के क्वेश्चन को लिखना है बच्चों। जैसे मान लो फिजिक्स में आपने जितने क्वेश्चन रॉन्ग किए और जितने क्वेश्चन स्किप किए, उन क्वेश्चन को लिख लो। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, 5, 9, ये हो गए, ये लिख लो। और सबसे बड़ी बात, जब लिख लिया उसके बाद उनके आंसर लिखो। कैसे लिखो? सबसे पहले ये लिखो, माई आंसर वाज दिस, और अपना तरीका लिखो। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखो, बट करेक्ट आंसर इज दिस, और फिर उसका रीजन लिखो कि क्यों गलत हुआ। सिली मिस्टेक के कारण हुआ, कैलकुलेशन मिस्टेक के कारण गलत हुआ, या फॉर्मूला गलत लग गया आपका, और या फंडामेंटल गड़बड़ हो गया कि आपका फंडामेंटल ही क्लियर नहीं है। तो बच्चों इस तरह के रीजन मेंशन करो, इस तरह के रीजन मेंशन करो। यही केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी। लेकिन बच्चों हर जगह रीजन लिखने पड़ेंगे आपको, केवल रॉन्ग और स्किप को लिखना बच्चों, बाकी को लिखने की जरूरत नहीं है। बच्चों अमृत रजिस्टर बनाने के बाद अपने सब्जेक्ट टीचर को चेक कराओ। जैसे संडे को पेपर होता है, मंडे को चेक कराओ, सर को टाइम नहीं मिला ट्यूसडे को कराओ, टाइम नहीं मिला वेडनेसडे को कराओ। लेकिन टेस्ट के ठीक बाद इन 3 दिनों में ये अमृत रजिस्टर होना चाहिए। क्योंकि बच्चों टेस्ट में आप जो क्वेश्चन रॉन्ग कर रहे हो, जो स्किप करना पड़ रहा है, ये एक तरह का अमृत है बच्चों, ये आपकी मिस्टेक्स है। बच्चों कभी भी क्वेश्चन बैंक या पेपर करते हो या अमृत रजिस्टर में आंसर पर टिक मत करो। क्यों? आपने टिक कर लिया तो आप उस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व नहीं कर पाओगे। उसकी जगह उस क्वेश्चन पर सर्कल लगा दो, आपसे नहीं हुआ सर्कल लगा दो, या रॉन्ग हो गया सर्कल लगा दो, ताकि दोबारा उस क्वेश्चन को करो तो वह अपनी नेचुरल फॉर्म में रहे। वरना आंसर पर टिक होगा तो आप तुरंत आंसर को पहले देखोगे और बाद में ये करोगे। तो ध्यान में रखना बच्चों, ये इस तरीके से आपको अपना अमृत रजिस्टर बनाना है बच्चों। तो बच्चों शुरुआत की हमने स्टडी टाइम टेबल। जैसे बच्चों इस सब चीज में क्या होगा, इस सब चीज में एक ही नुकसान है, थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन बच्चों आपकी लाइफ बदल जाएगी, आपका इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। आप इस चीज से बिल्कुल मत घबराओ कि टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है, लगने दो, टाइम की टेंशन नहीं है। मेन बात है इम्प्रूवमेंट होवे, इम्प्रूवमेंट की तरफ। बताइए बच्चों,
ये अमृत रजिस्टर की बातें लिख ली है तो बताओ मुझे, ताकि मैं आगे बढ़ूं बच्चों। बताइए बच्चों। आ गया है बहुत सारे बच्चों का रिप्लाई, यस सर। तो ये आगे बढ़ रहे हैं बच्चों। बच्चों अब है टाइम मैनेजमेंट। कई सारे बच्चों के नंबर केवल इसलिए कम आते हैं कि वो पेपर में टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। कुछ बच्चे जो ओएमआर भरते हैं वो पहले पेपर पूरा सॉल्व करते हैं, लास्ट में ओएमआर भरते हैं, चल सकता है काम। लेकिन सबसे बेस्ट है कि मान लो आपने जूलॉजी किया, खत्म हो गया, ओएमआर भरो। बॉटनी किया, ओएमआर भरो। केमिस्ट्री किया, ओएमआर भरो। फिजिक्स कर लिया, ओएमआर भरो। ये सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि कई बार लास्ट में एक साथ भरोगे प्रेशर हो जाएगा, प्रेशर में गलतियां हो जाती है। तो यदि आपको लगे कि सर गलतियां नहीं हो रही है, तब तो आप अपना तरीका चलने दो। और आपको लगे कि नहीं सर छूट रहा है हमारे हर एक बार क्वेश्चन, कभी केमिस्ट्री छूट रहा है, कभी फिजिक्स छूट रहा है, और 8-8 10-10 क्वेश्चन छूट रहे हैं, तो ये तरीका ले बच्चों ओएमआर फिलिंग में। सबसे बड़ी बात बच्चों, जूलॉजी और बॉटनी का पेपर सुपर फास्ट स्पीड में करो, यानी फास्ट स्पीड में भी नहीं, सुपर फास्ट। केमिस्ट्री एक मीडियोकर स्पीड में करो, और फिजिक्स को सबसे ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, मिनिमम 75 मिनट। यदि आपके मार्क्स 100 या उससे कम आ रहे हैं तो ये ध्यान रखना। और सबसे बड़ी बात, अप्रोक्सीमेशन से बचो, वही आंसर करो जो आपको आता है, अनावश्यक तुक्केबाजी मत करो, अप्रोक्सीमेशन मत लगाओ। और भी तरीका हो सकता है बच्चों, कैसे कि मान लीजिए आज के टाइम 200 क्वेश्चन हो गए, आप फास्ट स्पीड में पेपर को ऐसे करो और एक राउंड के अंदर क्वेश्चन करो। हो सकता है एक राउंड में 150 क्वेश्चन होंगे आपसे, 10 मिनट बच गए आपके, तो 10 मिनट में आप 15-20 क्वेश्चन और कर लो। तो कोशिश करो कि पेपर को राउंड 1 और राउंड 2 में करो, बनाना पड़ेगा बच्चों। और बच्चों आपको टाइम मिलता है 3 घंटे, जबकि ओरिजिनल पेपर में कोशिश करो 2.5 घंटे में ये सॉल्व हुए। क्यों? ओरिजिनल पेपर नीट देने जाओगे तो वहाँ साइन कराने में, फिंगरप्रिंट लेने में इन्विजिलेटर बहुत टाइम वेस्ट करेंगे आपका। तो बच्चों पेपर को 2 राउंड में सॉल्व करने की कोशिश करो। तो इस तरीके से बच्चों ओएमआर में टाइम मैनेजमेंट की ट्राई करो, कोशिश करो। तो बताइए बच्चों, यदि आपने ये चीज़ें कर ली है तो बताओ मुझे, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। बताइए बच्चों। आगे मैक्सिमम बच्चों के रिप्लाई यस, ये आ गया। सबसे बड़ी बात बच्चों, कभी आपका पेपर होता है 10 से 1, कुछ बच्चों का पेपर होता है 2 से 5, मैक्सिमम बच्चों का पेपर यही होता है। पेपर होता है संडे को, कुछ बच्चे सैटरडे को खूब पढ़ते हैं, इतना पढ़ते हैं कि सुबह के 3-3 4-4 बजा देते हैं। ये बैड हैबिट है बच्चों। एक रूल ध्यान रख लो बच्चों कि पेपर से ठीक पहले 6 घंटे की साउंड स्लीप आपको लेनी चाहिए, अच्छी नींद लेनी चाहिए बच्चों। ये लोगे तभी आपका काम होगा। मान लीजिए आपका पेपर 10 बजे है बच्चों, तो 9 बजे के बाद बच्चों कुछ भी मत पढ़ो, कोई चीज छूट गई तो भी रहने दो, अब मत पढ़ो ताकि रिलैक्स हो जाओ। ऐसे ही 2 बजे पेपर है, 1 बजे कुछ भी मत पढ़ो बच्चों, बस ये लास्ट टाइम है।
तो इन चीज की भी वैल्यू होती है बच्चों। तो बच्चों ये कुछ वैल्यूएबल पॉइंट्स आपको बताएं जो हर टीचर बच्चों को बताता है। हो सकता है आपको भी ये पॉइंट्स बताए गए हों, हो सकता है आप इसको फॉलो कर रहे हो सकता है नहीं कर रहे हो। तो ये हमने बता दी है। कुछ बच्चे पूछना चाहते हैं लाइब्रेरी बेस्ट है या ग्रुप स्टडी। बच्चों सीधी सी बात है, स्टडी करो चाहे कोई भी करो, ग्रुप स्टडी करते हो तो पहली बात बहुत बड़ा ग्रुप नहीं होना चाहिए, वो केवल 2-3 स्टूडेंट का ही ग्रुप होना चाहिए। दूसरी बात, सब पहले पढ़ाई करो और उसके बाद लिमिटेड टाइम के लिए डिस्कशन करो। ये नहीं हो अपने घर की कहानियां सुना रहे हो, अपने दुख दर्द सुना रहे हो, अपना संघर्ष सुना रहे हो और पढ़ाई का काम हो ही नहीं रहा है, और केवल एक दूसरे के दुख को सुन रहे हो और आगे एक दूसरे को दिलासा दे रहे हो और पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं कर रहे हो। वो फिर ग्रुप स्टडी घटिया है, उस ग्रुप स्टडी का कोई मतलब नहीं है। और वैसे लाइब्रेरी थोड़ा बेटर रहता है। और सबसे बड़ी बात है डिस्कशन अपने टीचर से करो। मेन बात है बच्चों, कोचिंग में जो प्रॉब्लम डेस्क लगती है रूम नंबर S12 में S9 के सामने, मॉर्निंग और इवनिंग, उनका बेनिफिट उठाओ। कुछ बच्चे कह रहे हैं फिंगर टिप का यूज करें कि नहीं करें। अरे बच्चों, पहले क्वेश्चन बैंक कर लो, कॉन्फिडेंस नहीं बने तो फिंगर टिप का यूज कर लो। तो बच्चों अब इस सेमिनार को कंक्लूड करने का टाइम आ गया है। यदि आपने ये उतार लिया हो तो मुझे बताओ, मैं वापस से बिल्कुल ध्यान में रखें। तो ये हो गया है बच्चों। मैं एक बार वापस सारी बातें आपके सामने रिपीट कर देता हूँ। सक्सेस कैसे मिलेगी, ये रहा, ये सक्सेस का फॉर्मूला है। बच्चों गोल ध्यान रखना, अनटायरिंग एफर्ट्स करना है, कंटिन्यूटी रखनी है, केयरफुल प्लानिंग हम कर देंगे, जोश हम पैदा कर देंगे, स्ट्रांग डिटर्मिनेशन आपको रखना है, सिंसियरिटी रखनी है बच्चों, मोबाइल का मिसयूज नहीं करना है बच्चों। ये था बच्चों पहली स्लाइड। बच्चों दूसरा था टाइम टेबल। क्लासरूम स्टडी 2 आवर्स, फिजिक्स ऑब्लिक केमिस्ट्री 2 आवर्स, बॉटनी ऑब्लिक जूलॉजी 2 आवर्स। और स्टडी स्लॉट में बीच में ब्रेक भी लो बच्चों, टी ब्रेक भी हो सकता है, कॉफी ब्रेक भी हो सकता है, गाने सुनने का ब्रेक भी हो सकता है, कोई भी ब्रेक ले सकते हो बच्चों। ये ध्यान में रखना और कोशिश करना बच्चों कि एक्स्ट्रा टाइम भी निकाल पाओ, एक एक्स्ट्रा स्लॉट भी क्रिएट कर पाओ। फिर आइए बच्चों फिजिक्स कैसे पढ़ें, ये रहा। और ये केवल फिजिक्स नहीं, ये मैंने कहा था फिजिकल केमिस्ट्री का भी तरीका है कि केवल फिजिक्स ही नहीं है, फिजिकल केमिस्ट्री भी है। फॉर्मूला चार्ट बनाओ, डीपीपी करो, प्रीवियस ईयर करो, एआर करो, एग्जाम्पलर करो, एक्सरसाइज करो, सॉल्व एग्जाम्पल करो, ऑब्जेक्टिव करो, एनसीईआरटी पढ़ो। मैथ जैसा सब्जेक्ट है, ध्यान में रखना। फिर आइए बच्चों केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी की हेल्प लो जब चैप्टर खत्म हो, ऑर्गेनिक में एनसीईआरटी की हेल्प लो जब चैप्टर खत्म हो। फिजिकल केमिस्ट्री नाम से लग रहा है फिजिक्स है, फिजिक्स वाले तरीके यूज करो। फिर आओ बच्चों बायोलॉजी, डायग्राम बनाओ, टेबल बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ, क्वेश्चन बैंक को ऐसे करो, अंडरलाइन की हैबिट डालो, 4 ऑप्शन पूरे पढ़ो, सभी सब्जेक्ट में ये फंडामेंटल लगाओ। ये ध्यान रखना। रेगुलर नंबर कम आ रहे हैं तो बॉटनी के लिए स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो जाओ ताकि ओरल टेस्ट दे सको। फिर बच्चों ये एग्ज़ाम के बारे में सीक्वेंस, कंसंट्रेशन कैसे बने, ये ध्यान रखना। कौन से एग्ज़ाम के फॉर्म देवें, नंबर कम आने से घबराना नहीं है, डीमोटिवेट नहीं होना है, सर की हेल्प लेते रहना है।
भविष्य बनना तय है, सिंथेसिस के अकॉर्डिंग चलोगे तब। अमृत रजिस्टर कैसे बनाएं, तरीका दे दिया है। अमृत रजिस्टर में क्या लिखें, कैसे करें, ये बता दिया बच्चों आपको। फिर टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, ओएमआर फिलिंग में कैसे करें, राउंड 2 कैसे चलावें, फिजिक्स को कितना टाइम दें, और ओरिजिनल में पेपर को 2.5 घंटे में कैसे ख़त्म करें, ये आपको बताया है। फिर बच्चों पेपर से ठीक पहले ज़बरदस्त नींद, 6 घंटे ले लो, 7 घंटे ले लो, चलेगा। अब ये नहीं 8-9 ले ले, अरे कुंभकर्ण थोड़ी हो जो 7-8 घंटे लोगे, ध्यान रखना, कुंभकर्ण नहीं हो। बहुत अच्छे परिवारों में जन्म लिया है, परिवार ने अच्छे संस्कार दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग। और सबसे बड़ी बात, टेस्ट से ठीक 1 घंटे पहले सभी प्रकार की स्टडी छोड़ दो, अपने आप को रिलैक्स करो और आगे बढ़ो। तो बच्चों ये रहा अपना virtual seminar, how to study and how we can obtain regularly 60% or higher marks, and what should be our strategy so that you also obtain marks like toppers। maybe ये सारी बातें, ये इम्प्रूवमेंट 1 या 2 टेस्ट में नहीं होगा, आगे जरूर होगा बच्चों। बताइए बच्चों, आज के सेमिनार का अपना एक्सपीरियंस चैट बॉक्स में लिखो। आप अपना एक्सपीरियंस ये लिखें बच्चों, अपना एक्सपीरियंस लिखो चैट बॉक्स में। कईयों को इन्फॉर्मेटिव लगा, कईयों को हेल्पफुल लगा, कईयों को मोटिवेशनल लगा, और कईयों को इन्फॉर्मेटिव लगा, और कईयों का अच्छा प्रयास होगा, वो अपनी तरफ से कह भी रहे हैं। बिल्कुल इस तरीके से बच्चों करते रहो, और भी बच्चे अपनी तरफ से अपना व्यू लिख रहे हैं बच्चों। बिल्कुल, तो बच्चों इस तरीके से वर्क करते रहो बच्चों, क्योंकि बहुत कम कोचिंग है बच्चों जो कि उन बच्चों के लिए भी एफर्ट्स करता है जो ड्यू टू एनी रीजन एलिजिबल तो है, लेकिन वो बच्चे थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम के कारण से वर्क को नहीं कर पा रहे हैं। तो बच्चों आप सभी को मिल करके जबरदस्त काम करना है, और जैसा आज बताया गया उसी अकॉर्डिंग सेमिनार के ठीक बाद लग जाना है, और अपने सपने को साकार करना है, अपने ड्रीम को अचीव करना है, और फैमिली का नाम रोशन करना है, पेरेंट्स का नाम रोशन करना है। थोड़े दिनों बाद बच्चों ज्ञानोत्सव होगा, उस ज्ञानोत्सव के अंदर जरूर पार्टिसिपेट करना बच्चों। उस ज्ञानोत्सव में आज का जो ये सेमिनार था उससे भी 4 गुना आपको मोटिवेशन मिलेगा, ये ध्यान में रखना बच्चों। ये सारी बातें सब्जेक्ट टीचर से करते रहिएगा, फिर एज पर रिक्वायरमेंट अपन इस तरह के सेमिनार और भी आगे समय समय पर लगाते रहेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। आप सभी बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद, डॉक्टर भवः। और अब बच्चों टाइम आ गया है, ज्ञानोत्सव बिल्कुल ऑफलाइन होगा। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या सर वो ऑनलाइन होगा। एक बार सभी बच्चे वापस अपने वीडियो को मुझे दिखा दें, ताकि लगे कि सिंथेसियन ने बहुत ऑनेस्टी के साथ जबरदस्त तरीके से इस सेमिनार को सुना है, और ये सेमिनार कुछ न कुछ बच्चों में इम्प्रूवमेंट करके रहेगा। मैं बहुत सारे बच्चों को देख पा रहा हूँ, भाग्यश्री, शशांक, अभिषेक, विष्णु, ईशिता, तान्या, अदिति, जया, मुदित, करणपाल, कृष्ण कुमार, दीपक, ऋचा, सुरेश, अभिनव। बिल्कुल बहुत सारे बच्चों को देख पा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है बच्चों। आज मुझे ये सेमिनार लेकर के बहुत अच्छा। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं ज्ञानोत्सव कब होगा, हो सकता है बच्चों
2 दिसंबर को होवे। एग्जैक्ट ग्रुप में मैसेज आ जाएगा बच्चों। और बच्चों सिंथेसिस, जब भी कोई बच्चा सेलेक्ट होता है तो केवल बच्चे को नहीं, उसकी फैमिली को सम्मानित करता है। ये सिंथेसिस की यूएसपी है बच्चों। तो आप सबको कोशिश करना है कि अपने पेरेंट्स को भी सम्मानित करवाना है, अपने पेरेंट्स को भी आपके अचीवमेंट के कारण मंच पर लेकर के आना है, खुद भी सम्मानित होना है, अपने पेरेंट्स को भी सम्मानित करना है। बच्चों पूरी ताकत लगा दो, सोच पॉजिटिव हो और मन के अंदर एफर्ट्स में कोई कमी नहीं हो। गुरुजनों की मदद ली जाती है, पेरेंट्स के अकॉर्डिंग चलते हैं। दुनिया की कोई भी ताकत हमें सफलता से रोक नहीं सकती है। तो लगे रहना बच्चों, जरूर आपको सक्सेस मिलेगी, 100% मिलेगी। सक्सेस उसी को मिलती है जो ऑनेस्टी के साथ एफर्ट्स करते हैं। तो अब टाइम आ गया बच्चों मीटिंग को एंड करने का, आप सभी को आशीर्वाद देने का। थैंक यू स्टूडेंट्स, थोड़े दिनों बाद मिलेंगे ऐसे ही किसी सेमिनार में। थैंक यू स्टूडेंट्स, टाइम आ गया एंड मीटिंग फॉर ऑल। थैंक यू।